सिद्धार्थ जब गुफा से बाहर निकला तो देखा रॉकी एकदम उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए से लड़ रहा था। दोनों हूबहू दिख रहे थे, इसलिए सिद्धार्थ को पता ही नहीं चल पा रहा था कि असल में रॉकी कौन है। सिद्धार्थ की आंखों के सामने ही एक भेड़िए ने दूसरे की गर्दन अपने मुंह में दबोच ली और उसे उठाकर फेंक दिया। दूर गिरने के बाद भी उसका हौसला कम नहीं हुआ और वो फिर से पहले वाले भेड़िए की तरफ लपका और इस बार उसका मुंह पहले वाले भेड़िए की गर्दन पर था और उसने उसको दबोचते हुए ही इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ सामने खड़ा ये तमाशा देख रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से किसकी मदद करे। तब तक पहले वाला भेड़िया दूसरे वाले भेड़िए के मुंह से छूट गया और उसकी ओर लपका। दोनों के जबड़े आपस में फंसे हुए थे और उनकी गुर्राहट से पूरा इलाका थर्रा रहा था। उसने रॉकी का नाम लेकर पुकारा, रॉकी। सिद्धार्थ के मुंह से रॉकी शब्द सुनकर दोनों एक साथ पलटे। अब सिद्धार्थ का आश्चर्य और बढ़ गया था कि नाम लेने पर दोनों हाँ बोल रहे हैं। उसने फिर एक और परीक्षा लेने की सोची। उसने तेज से चिल्लाकर कहा, जिस बांस को मैं यहाँ से लेकर गया था उसका नाम क्या है? अब की बार एक भेड़िया चुप रहा और दूसरा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, उसका नाम? वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले सिद्धार्थ ने अपने हाथों से बिजली निकाली और उसके ऊपर झोंक दी और वो घसीटता हुआ जाकर एक पत्थर से टकराया। ये देखकर दूसरे वाले भेड़िए की आंखें और चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सिद्धार्थ उस लहूलुहान भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, तुमने नाम का चक्कर तो समझ लिया था, लेकिन फिर नाम के चक्कर में ही फंस गए। जब मैंने अभी उसका नाम ही नहीं रखा है तो तुम उसका नाम कैसे बताने वाले थे? सिद्धार्थ के इतना कहने पर वो कराहते हुए बोला, तुमने मुझे तो पहचान लिया, लेकिन शायद इस रॉकी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने आज अपने दुश्मन की जान मेरे हाथों बचाई है, बाद में बहुत पछताओगे। कहते हुए वो उठा और लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। सिद्धार्थ ने टोकरी उठाकर पीठ पर टांगी, फिर रॉकी और गुल्लू को लेकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसने रॉकी से पूछते हुए कहा, वो कौन था? उसने तुम्हें मेरा दुश्मन क्यों बताया? सिद्धार्थ ने जैसे ही रॉकी से इस बाबत सवाल किया, वो झेप गया था। वो मेरा भाई है। पहली बार जब हम मिले थे तो मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था, शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा हो। रॉकी ने झेपते हुए जवाब दिया, पक्का यही बात है या कुछ और? सिद्धार्थ ने फिर से सवाल करते हुए पूछा। इससे पहले रॉकी कुछ जवाब देता, गुल्लू बीच में बोल पड़ा, तुम इंसानों के अंदर बहुत बड़ी कमी है, तुम्हें हर बात में शक होता है। अब उसने बता दिया तो मान लो, झूठ थोड़ी बोलेगा वो। गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी ओर सर झुकाते हुए बोला, जो हुकुम सरपंच गुल्लू जी, और हंसने लगा। रॉकी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देखकर लग रहा था कि जरूर वो सिद्धार्थ और गुल्लू से कोई बात छुपा रहा था। अमन ने कंटेनर लेकर एक बहुत आलीशान और भव्य होटल में प्रवेश किया। होटल के टॉप फ्लोर के ऊपर लगे बड़े बड़े अक्षरों में होटल मिडनाइट लिखा हुआ दिख रहा था। गाड़ी आकर होटल के मुख्य दरवाजे के सामने रुकी और एक आदमी ने दौड़कर अमन की गाड़ी का गेट खोला। अमन गाड़ी में से उतरा और उस आदमी को आदेश दिया, कंटेनर से सामान निकलवा कर रसोई के फ्रीजर में रखवा दें। रिया मैम के आने के बाद ये सामान खोला जाएगा। और फिर होटल के अंदर जाने लगा। होटल के दरबान ने सलाम करते हुए दरवाजा खोला और अमन अंदर चला गया। सिद्धार्थ ने रॉकी से विदा ली और जल्द ही आने का वादा करके चला आया। घर आने के बाद उसने अपनी माँ को फलों से भरी हुई टोकरी दी, जिसमें रखे हुए ताजे फलों को देखकर निर्मला ने सवाल किया, ये कहाँ से लेकर आया तू? बाजार के तो नहीं लग रहे हैं। अरे माँ, ये मैं खरीद के नहीं लाया हूँ, मेरे एक दोस्त ने दिया है। उसका अपना एक बाग है, उसी ने भेजा है। सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। निर्मला उन फलों को लेकर अंदर चली गई और उसके अंदर जाते ही गुल्लू बोल पड़ा, तुम इंसान अपने ही परिवार से कितना झूठ बोल। जब तक वो अपनी बात पूरी करता, सिद्धार्थ उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, क्या झूठ बोला है मैंने जो तुम इतना दर्शन शास्त्र झाड़ रहे हो? रॉकी मेरा दोस्त है और जहां से लेकर हम इसे आए हैं वहां वही लेकर गया था, तो ये उसका ही बाग हुआ ना? क्या झूठ बोला है मैंने, बताओ तो जरा। अब की बार गुल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कमरे में अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी चला गया। वहां जाकर उसने फिर सिद्धार्थ से सवाल किया, ये दर्शन शास्त्र क्या होता है? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, चलो
चुपचाप खाना खाकर आराम करो। सिद्धार्थ कोने में रखी बांस की पत्तियों और कुछ फलों की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम इंसानों में यही तो खराब आदत है। सारा ज्ञान खुद ही समेट कर रखना चाहते हो, दूसरों को कुछ बताना ही नहीं चाहते। और फिर खाने की ओर चला गया। इसको तो तंज मारने के लिए बस मौके की तलाश होती है, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा और फिर फ्रेश होने बाथरूम की तरफ चला गया। आधी रात बीत चुकी थी। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि कैसे एक अंगूठी मिलने के बाद उसका सारा जीवन परिवर्तित हो गया। वो टिया के बारे में सोच रहा था। जब टिया को पता चलेगा मैं इस दुनिया का अकेला इंसान हूं जो कि जानवरों से बात कर सकता हूं, किसी की चोट का घाव सेकंड्स में भर सकता हूं, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगा सकता हूं, तो वो जरूर मुझसे आकर्षित होगी। साथ में मैं उसे ये भी बताऊंगा कि मैंने जंगल में गुल्लू समेत बहुत सारे जानवरों को शिकारियों से बचाया था, तो वो मुझे अपने तरफ से आई लव यू बोलेगी। वो अपनी हसीन जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था कि उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। वो चौंक कर उठा और अपने आप से बोला, कहीं रॉकी फिर से तो नहीं आ गया। अगर वो आया होगा और माँ ने दरवाजा खोल दिया तो बहुत ज्यादा डर जाएंगी। वो दरवाजा खोलने के लिए भागा। दरवाजा खोलकर उसने देखा तो सामने प्रभुनाथ खड़ा हुआ था, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। क्या हुआ चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सिद्धार्थ ने उनसे पूछते हुए कहा। प्रभुनाथ इससे पहले कुछ बोलता निर्मला वहां आ गई और प्रभुनाथ को देखते ही बिफर गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके पापा घर पर नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से, सुबह आना। निर्मला के बात करने का लहजा काफी कड़वा था, लेकिन सिद्धार्थ ने निर्मला को टोकते हुए बोला, माँ पहले जान तो लो कि ये किस लिए आए हैं, फिर जाने को बोलना। और फिर प्रभुनाथ की ओर मुखातिब होते हुए बोला, बताइए चाचा क्या हुआ है? वो बेटा तो तुम्हारी चाची शांति। और रोने लगा। क्या हुआ शांति चाची को? कहते हुए सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट आ गई थी और निर्मला भी घबराहट के साथ प्रभुनाथ के चेहरे को देख रही थी। सिद्धार्थ प्रभुनाथ की बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया और उसके घर की ओर दौड़ लगा दी। उसके पीछे निर्मला और प्रभुनाथ भी चल पड़े। उसने वहां जाकर देखा तो प्रभुनाथ की पत्नी शांति जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके गले के पास से खून निकल रहा था। उनकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ घबरा गया, लेकिन निर्मला ने उसे संभालते हुए कहा, घर से दौड़कर हल्दी और वहीं पर एक जड़ी बूटी रखी हुई है, उसे लेकर आ। और प्रभुनाथ की मदद से वो शांति को बिस्तर पर लेटाने लगी। सिद्धार्थ दौड़कर घर आया और हल्दी और वो जड़ी लेकर प्रभुनाथ के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और उसने जड़ी को नीचे रखा और हथेली को उसी के ऊपर करते हुए मेघाय शब्द का उच्चारण किया और उसके हाथों से बारिश होना शुरू हो गई। लगभग 1 मिनट के बाद बारिश बंद हो गई और वो उस हल्दी के पाउडर और जड़ी को लेकर प्रभुनाथ के घर पहुंचा, जहां निर्मला शांति के गले को एक साफ कपड़े से दबाई हुई बैठी थी, जिससे खून का बहाव रुका हुआ था। निर्मला ने सिद्धार्थ से शांति के गले पर रखे कपड़े को पकड़ने को कहा और खुद जाकर सिलबट्टे पर वो जड़ी हल्दी के साथ पीसने लगी। ये जड़ी भीग कैसे गई थी? निर्मला ने पीसते हुए पूछा। मिट्टी लगी हुई थी इसमें, इसलिए मैं धोने चला गया कि कहीं घाव में संक्रमण ना हो जाए, सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया। पीसने के बाद हल्दी और उस जड़ी के लेप को निर्मला ने शांति के गले में बांधा और फिर एक दवा पीने को दी और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शांति ने आंखें खोली, जिसे देखकर निर्मला, प्रभुनाथ और सिद्धार्थ ने थोड़ी राहत की सांस ली। और निर्मला शांति से मुखातिब होते हुए बोली, बोलना मत शांति बहन, सुबह तक आपको आराम मिल जाएगा, फिर मैं आकर आपसे बात करती हूँ कि आपको चोट कैसे लगी। वो प्रभुनाथ की ओर संदेह की दृष्टि से देखते हुए वहां से चली आई और उनके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी लौट गया। उधर आधी रात को अमन और रिया होटल के ऑफिस में बैठे हुए सिद्धार्थ द्वारा भेजे गए फल और सब्जियों की पैकिंग चेक कर रहे थे। अमन, रिया ने अमन की ओर बिना देखे हुए उसे आवाज दी। जी मैम। अमन ने रिया के बुलाने पर उसकी ओर देखा। कल सुबह तक पूरे शहर के रईसों के बीच ये खबर पहुंच जानी चाहिए कि होटल मिडनाइट ने बहुत ही लजीज और महंगी डिश लॉन्च की है, लेकिन इन फलों और सब्जियों के आने का सोर्स किसी को जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। और फिर उठकर वहां से जाने लगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, कहते हुए अमन ने फोन उठाया और किसी को फोन करके बोला, इसी वक्त ये मैसेज सबको भेज दो
और उसमें ये जरूर लिख देना कि प्लेट्स की संख्या बहुत सीमित है, इसलिए एडवांस बुकिंग का काउंटर सुबह 6 बजे से खुल जाएगा। उसके फोन काटने के करीब 20 मिनट के बाद शहर के तमाम लोगों के फोन एक साथ घनघना उठे और धनाधन मैसेजेस आने शुरू हो गए। चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी एक आदत एक समान होती है कि अगर उन्हें पता लग जाए कि कोई चीज कम मात्रा में उपलब्ध है तो उनके दिमाग में उसके लिए भूख अपने आप बढ़ जाती है। सुबह 6 बजते ही बुकिंग काउंटर पर करीब 100 लोगों ने एक साथ धावा बोल दिया। सबने अपने अपने नौकरों और ड्राइवर्स को लाइन में खड़ा करके कार में आराम फरमा रहे थे और वो लोग टोकन के लिए ऐसे धक्का मुक्की कर रहे थे जैसे कि यहाँ कोई डिश नहीं बल्कि अमृत बंटने जा रहा था और वो अपने मालिकों को अमृत पिलाकर उनके कृपा पात्र बनने वाले थे। इतनी ज्यादा भीड़ एक साथ देखकर ऑफिस के खिड़की से देख रहे रिया और अमन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वहां कोई और था जिसकी छाती पर यह देखकर सांप लौटे जा रहा था। कौन था वो आदमी जिसे रिया के होटल पर आई भीड़ को देखकर ईर्ष्या हो रही थी, और क्या था उसका रिया से संबंध? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।